नमस्कार। देखिए, सच्चाई कितनी कड़वी होती है और कैसे मीडिया को मैनिपुलेट किया जाता है या जनता को ठगा जाता है, इसका एक उदाहरण है कि जिन छात्रों की दुखद मृत्यु का कारण बता करके इन लोगों ने आंदोलन शुरू किया कि नीट के छात्रों ने जान दी, उनकी जान गई। यही लोग जो कॉकरोच पार्टी के कर्णधार बने बैठे हैं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद 5 सितारा होटल में जाकर के नाच रहे हैं, हुल्लड़ मचा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। पूरा वीडियो जो है वायरल है। अगर किसी के मन में अगर सच्ची पीड़ा अगर आई होती उन छात्रों के निधन से, तो इस इस्तीफे के बाद क्या इस तरह से जश्न मनाते या उन छात्रों के अभिभावकों से मिल करके उनके साथ अपनी संवेदना बांटते, कहते कि ठीक है, देखिए हमने संघर्ष किया, ये किया, वो किया। सच्चाई ये है कि सरकार ने जो भी कदम उठाया, प्रेशर कुकर पॉलिटिक्स का ये एक तनाव कम करने के लिए किया, ये किया, वो किया, जो भी किया जरूरी था। और अब तो सब कुछ एक्सपोज भी हो गया है, सारे वीडियोस सामने आ रहे हैं कि कौन लोग थे उत्पात मचाने वाले। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को जिन लोगों ने टारगेट किया लंबे समय से, उन धर्मेंद्र प्रधान की सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि धर्मेंद्र प्रधान ही पहले शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने कि बहुत ही कड़े प्रावधान किए कि 10 साल की जेल होगी और 1 करोड़ का जुर्माना होगा पर्चा लीक का जो भी दोषी होगा, आरोपी होगा पकड़े जाने पर। धर्मेंद्र प्रधान ही वो शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने इसरो चेयरमैन के साथ एक कमेटी गठित की और परीक्षा व्यवस्था की कंप्लीट ओवरहॉलिंग, जिसे हम कहते हैं, कि पूरा बदलने की नीति बनाई, जिस पर कि अभी गंभीरता से काम हो रहा है। डिजिटाइजेशन किया एग्जाम का। पर्चा लीक के बाद तुरंत उसे कैंसिल करने वाले व्यक्ति कौन थे? धर्मेंद्र प्रधान थे। सीबीआई को जांच किसने सौंपा? धर्मेंद्र प्रधान ने सौंपा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाले व्यक्ति 2020 कौन थे? धर्मेंद्र प्रधान थे। पीएम श्री स्कूल को बढ़ाने का कार्य किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान ने किया। भारतीय पाठ्यक्रम में इतिहास में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने वाले व्यक्ति कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। लेकिन लोग अभी भी जो है हल्ला कर रहे हैं और अफवाह उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हम दूसरा आंदोलन शुरू करेंगे, सवर्ण और ये और वो, यूजीसी आरक्षण तमाम। मतलब ऐसा लगता है कई बार जैसे इस देश में लोगों की मति मारी गई है। हालांकि एक बात यह भी है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, परंतु सच्चाई क्या है आप देखिए। कैसे लोग जो है मौके की तलाश में है, कैसे बार बार सरकार को घेरने और उस पर वार करने में लगे हुए हैं, कैसे पूरा का पूरा विपक्ष जो है ये फालतू का नैरेटिव बनाने में जुटा हुआ है कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं कर रही है या शिक्षा के क्षेत्र में काम करने को लेकर के गंभीर नहीं है। जबकि सच ये है कि यही है वो सरकार है जो शिक्षा के क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन करना चाहती है। इससे पहले पर्चा लीक तो कभी कोई विषय ही नहीं था। अशोक गहलोत जी के राज्य में 19 बार पर्चा लीक हुआ था, किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी थी। आज लोग छाती पीट रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार, पर्चा लीक हुआ और सरकार दोषी है, जबकि दोषी जो भी है उसके विरुद्ध कार्रवाई हो चुकी है, हो रही है। अब तो और कठिन और कड़े कानून बना दिए गए हैं। इस पूरे प्रकरण को देखिए, संभवतः बहुत लंबा इस पर विमर्श हो गया और मैंने भी बहुत सारे वीडियो बनाए, लेकिन जब भी देखता हूं तब भीतर जो है एक कचोट होती है और लगता है कि नहीं, सच्चाई जो है जनता के सामने आनी चाहिए। लोग, मुझे याद है जब यूजीसी का विवाद हुआ था तब भी मैंने कहा था कि ये फालतू का बबूला है जो कि फूट जाएगा, इसमें कोई दम नहीं है। लेकिन तब भी लोग निरंतर गालियां दे रहे थे। बड़े बड़े राष्ट्रवादी लोग अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे और न जाने क्या क्या न कह रहे थे। लेकिन तब सारी मर्यादा ताक पर चली गई थी और धीरे धीरे जब शांत हुआ, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से खत्म कर दिया। जो 2012 का जो पुराना कानून था, पुराना, वही लागू रहा। तो फिर जो है सब शांत हो गए। लेकिन अगर किसी को लगता है, कुछ लोगों की आदत होती है, कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है कि वे बार बार विवाद खड़ा करना चाहते हैं, विवाद खड़ा किए बगैर वे रह नहीं पाते, उन्हें हीरो भी बनना होता है। ऐसे बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हैं, जिन्हें अचानक मोदी सरकार से बहुत सारी समस्याएं
हो गई हैं और बहुत सारी समस्याएं वे देखने लगे हैं। आपको यह भी ध्यान होगा कि जब ये विवाद हुआ था तब व्यक्तिगत छींटाकशी कितनी अधिक की गई थी नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर के। इसलिए वो सारी बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं और थोड़ा रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जिसे हम कहते हैं कि पीछे पलट करके देखना होता है कि सरकार पहले क्या करती थी इस देश में। क्या किसी तरह से शिक्षा व्यवस्था या सामाजिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, रोजगार से लेकर के आधारभूत ढांचे के विकास को लेकर के किसी तरह की कोई गंभीरता दिखाई पड़ती थी, कोई काम करता हुआ नजर आता था क्या? जब 2014 में सरकार बदली, सत्ता बदली, तब जो स्थिति थी उसे लोग भूल गए हैं। इसलिए लोगों को थोड़ी कृतज्ञता रखनी चाहिए और याद करना चाहिए कि पहले कैसा समय था, कैसा समय काटा है। अगर वामपंथी और लेफ्ट लिबरल और पूरा जो सिस्टम है जो कि भारत में इस सरकार को हटाना चाहता है, वह पीछे पड़ा है, किसी व्यक्ति के पीछे पड़ा है, उसे बदनाम करना चाहता है, तब हमें आंखें खोल करके देखना चाहिए, उन कामों की पड़ताल भी करनी चाहिए जो काम इस सरकार ने किए हैं। जब हम उन कामों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं तभी सच्चाई सामने आती है और तब हम विचार कर सकते हैं कि क्या गलत किया, क्या सही किया। मैं तो बार बार कहता हूं कि आप आलोचना कीजिए, स्वस्थ आलोचना में कभी कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है कि ये पॉलिसी गलत है, इसमें सरकार पीछे है, सरकार ने ठीक काम नहीं किया, तो आप लिखिए, आप निरंतर उस पर प्रश्न कीजिए। परंतु किसी का पपेट बन जाना, किसी की कठपुतली बन जाना, उसको सपोर्ट देना, आज मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग अभी भी विलाप कर रहे हैं, छाती पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं छात्रों के साथ बड़ा अन्याय हुआ, जबकि वहां साफ दिखाई दे रहा है कि छात्रों के नाम पर हुड़दंगी जुटे थे जो न जाने क्या क्या दुष्कृत्य वहां कर रहे थे। और सबकी पहचान भी अब हो चुकी है। पहचान होना भी इतना कठिन नहीं है क्योंकि सब कुछ जो है पुलिस के रिकॉर्ड में होता है। तब वही लोग जो है रोग आ रहे हैं और सब एक्सपोज हो रहे हैं। ये खेला हो गया, ठीक है, सब कुछ सामने आ गया एक तरह से, परंतु जब भी ऐसा कुछ होता है तब हमें गंभीरता से विचार करना पड़ता है, अपनी आंखें खोलनी होती हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल करना होता है कि क्या वाकई सरकार कुछ गलत कर रही है, क्या सरकार की मंशा गलत है। जब मैं बार बार कहता हूं कि नहीं, व्यक्ति की प्रतिबद्धता दिखाई देती है, उसकी मंशा का पता चलता है, वह क्या करना चाहता है, इसके बारे में हमें मालूम करना पड़ता है। लोग कहते हैं कि खाली मंदिर मंदिर करता रहे। मंदिर तो अब सांस्कृतिक उद्धार के लिए बहुत आवश्यक था, सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, लेकिन सरकार केवल मंदिर मंदिर नहीं करती है, सरकार तो बहुत विकास कार्य भी कर रही है। निरंतर इस देश के उत्थान के लिए वह जुटी हुई, आंतरिक सुरक्षा से लेकर के सारे क्षेत्रों में, चाहे रेलवे हो, चाहे सड़क हो, चाहे आधारभूत ढांचा हो, चाहे सैन्य सुरक्षा का विषय हो, चाहे औद्योगिकरण हो, इन सभी क्षेत्रों में सरकार के कंट्रीब्यूशन को हमें समझना पड़ता है। जब दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियां इस लंबे कालखंड में भारत के औद्योगिक ग्रोथ को, भारत के विकास को बार बार जब उद्धृत कर रही थी, जब कह रही थी कि यह सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, तब हम क्यों भूल जाते हैं, उन आंकड़ों की तरफ क्यों नहीं देखते हैं? क्या वे आंकड़े भारत सरकार जारी करती है? नहीं, वे आंकड़े तो वर्ल्ड बैंक और IMF जो है वो जारी कर रहे थे। जो वेस्टर्न लॉबी एक बहुत बड़ी लॉबी है, जो सरकार के हमेशा खिलाफ रहती है, चाहती है कि सरकार हट जाए, वही जब प्रशंसा करती है तब तो हमें सुनना पड़ता है। इसलिए हमें समग्रता में देखना चाहिए, हमें ये आदत डाल लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।